नमस्कार, मैं सुनीता झा, आप सबकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने नहीं जा रही, बल्कि मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर कहानी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, छोटी सी कहानी। इससे पहले मैं बता दूं कि मुझे अच्छे से एहसास है कि आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं और उसके लिए जितना हो सका मैंने आप लोगों की तैयारी करवाई है। मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए आईसीएसई बोर्ड के, तो सारे चैप्टर्स के वीडियो बन चुके हैं, तो उनको तो बहुत आसानी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि आप लोगों की क्विक रिवीजन के लिए मैं जल्दी ही 2 और छोटे छोटे वीडियो बना दूंगी आपके एग्ज़ाम से बहुत पहले, हिंदी एग्जाम से बहुत पहले। और उस रिवीजन वीडियो में मैं आपको हर चैप्टर के शीर्षक की सार्थकता और कहानी के उद्देश्य, कहानी का छोटा सा परिचय मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी में बताऊंगी। छोटे से वीडियो बन होंगे जिसको देख करके आपको एक बार फिर से सारा रिकॉल हो जाएगा जो आपने पहले पढ़ा है। और जैसा कि आप लोग पात्र वगैरह का नाम भूल जाते हैं तो वो याद हो जाएगा। रही बात सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, तो उनके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, 1-2 और बना दूंगी आपके एग्जाम से पहले। बाकी जो चैप्टर है, कविताएं हैं, उनको तो मैंने पूरा पढ़ा ही दिया है, तो उसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई परेशानी हो, ज़रूरत हो, तो आप लोगों के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। आप लोग मुझसे कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए लौटते हैं कहानी की ओर। और इस कहानी का नाम है दूरदर्शिता, एक कदम सफलता की ओर। उस राज्य में एक राजा थे, जैसा कि हर राज्य में हुआ करता है, और एक प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि राज्य का अधिकतर कार्य, अधिकतर भार प्रधानमंत्री के ऊपर ही होता है। शासन व्यवस्था, देखभाल, सैनिकों का खबर रखना, राजा को सलाह देना आदि सारे काम प्रधानमंत्री के ही हाथ में हुआ करते हैं। आज के समय में भी आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जो है अर्थात नरेंद्र मोदी जी, उनके काम की जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से उस राज्य के जो प्रधानमंत्री थे उनकी भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन समय के साथ साथ वो बूढ़े हो गए थे और अब उनकी कार्य क्षमता जो थी कम होने लगी थी, जिसके कारण उन्होंने महाराज से आग्रह किया कि महाराज, अब मैं और आगे काम नहीं कर सकता, तो मुझे सेवानिवृत्त कर दिया जाए, अर्थात रिटायर कर दिया जाए। पर वो प्रधानमंत्री जो थे बहुत कुशल थे, बहुत समझदार थे और बहुत सालों से थे, शायद राजा के पिता के समय से थे। तो राजा को उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था और सबसे बड़ी बात, उन्हें डर था कि इनके जाने के बाद कौन ऐसा मुझे मिलेगा जो इस तरह से फिर से राज्य को संभाल पाएगा। चारों तरफ से, हर दिशा में, हर क्षेत्र में जो राज्य के तरक्की को, राज्य के संचालन को संभाल पाएगा। ये सब सोचते हुए राजा ने पहले तो मना किया कि आप जिस तरह कार्य कर रहे हैं करिए, हम लोग आपकी सहायता करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं माने, क्योंकि उनका शरीर अब उतना काम करने के लायक था नहीं। तो राजा जी ने भी कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात और आपको सेवानिवृत्त करने के लिए भी मैं तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आप एक प्रधानमंत्री इस राज्य के लिए चुन कर दीजिए जो कि आपके जैसा समझदार हो, आपके जैसा बुद्धिमान, ताकतवर, हिम्मती और धैर्यवान भी हो। हाँ, अनुभव आपसे कम होगा, चलेगा, क्योंकि अभी उसकी उम्र उतनी नहीं हुई होगी। उसके लिए आप तो हैं ही, आपसे सलाह लिया जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे एक काबिल प्रधानमंत्री अपने राज्य के लिए चाहिए, आपको सेवानिवृत्त करने से पहले। प्रधानमंत्री ने कहा, हाँ, मैं इतना तो इस राज्य के लिए कर ही सकता हूँ। और इस कार्य के लिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए राज्य में मुनादी पिटवा दी गई। बता दिया गया कि प्रधानमंत्री जो हैं इस राज्य के, वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं और जल्द ही राज्य में नए प्रधानमंत्रियों का चुनाव होने वाला है। तो जो भी इच्छुक लोग हैं वो लोग अपना नामांकन करवाएं और परीक्षा में, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा राज्य में संचालित किया जाएगा, उसमें शामिल होने को तैयार हो जाए। बहुत से लोग होते हैं जिनको कि इस पोस्ट को पाने की चाहत होती है, काबिलियत है या नहीं है ये जाने बगैर लोग तरक्की पाना चाहते हैं, लोग उस जगह पहुंचना ज़रूर चाहते हैं। फिर चाहे उसके लिए वो तैयार हों, मेहनत करे या ना करे, लेकिन पोस्ट तो सबको चाहिए। इसी तरह से उस राज्य में भी सैकड़ों लोगों ने नामांकन करवा दिया।
अब इतने लोगों में से कोई एक व्यक्ति चुन पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि जितने लोगों का नामांकन हुआ था सब अयोग्य ही थे। और मैंने कहीं पढ़ा था, जो कि अज्ञेय जी का लिखा हुआ है, और उनकी ये लाइन थी कि अच्छे और बुरे में चुनने से ज़्यादा मुश्किल होता है अच्छा और उससे अच्छा चुनना। यानी कि अगर अच्छा और बुरा है तो हम पहचानते हैं, जानते हैं कि ये बुरा है, इसको नहीं हमें लेना है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अच्छा है और दूसरा भी अच्छा है तो हम लोग ये चुन नहीं पाते हैं कि इनमें से बेहतर कौन है, किसको हम लोग चुने और किसको ना चुने। तो यही परेशानी उस राज्य में भी आ रही थी। सैकड़ों लोगों के नामांकन के बाद कुछ लोगों का चुनाव हुआ कि हाँ ये लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, और उन लोगों के चुनाव के बाद उन लोगों को बुलाया गया एक पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर जगह पे, और वहाँ पर उनकी और भी कुछ परीक्षाएं हुई। कुछ युद्ध कला की परीक्षाएं हुई, कुछ लिखित परीक्षाएं हुई, कुछ राजनीति की परीक्षा हुई, कुछ बुद्धिमानी की परीक्षा हुई, अलग अलग तरह की परीक्षाएं हुई। बहुत सारे लोग पास होते गए, बहुत सारे लोग फेल होते गए, और जैसे जैसे फेल होते गए वैसे वैसे लोग प्रतियोगिता से बाहर चले गए। अंत में 2 प्रतियोगी फिर भी बच गए, जिनमें से ये पहचान पाना कि कौन ज़्यादा बेहतर है बहुत कठिन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा कठिन। तो प्रधानमंत्री जी को राजा ने कहा कि अब बताइए, अब मैं इसमें से किसे प्रधानमंत्री दूं, क्योंकि पद तो एक ही है, मैं 2 लोगों को इस पद पे नहीं रख सकता, और अगर किसी योग्य को मैं इस पद से हटा देता हूँ तो फिर ये उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। अब आप ही मुझे बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कुछ देर सोचा और उन्होंने कहा, मुझे अंदाज़ा था कि ऐसी परिस्थिति आएगी और मैं इसके लिए पहले से ही तैयार हूँ, लेकिन ये प्रतियोगिता आज ना होकर कल होगी, और वो जो प्रतियोगिता होगी वो इस जगह ना होकर राज्य के जंगल में आयोजित होगी। समय बता दिया गया, दोनों प्रतियोगियों को भी बता दिया गया कि उसे कब और कहाँ आना है, और राजा अपने प्रधानमंत्री आदि के साथ वहाँ से चले गए। दोनों प्रतियोगी निश्चित समय पर दूसरे दिन निश्चित जगह पर पहुँच गए। उस जंगल में कई पेड़ थे, जो हरे भरे भी थे, बड़े भी थे, विशाल भी थे, सूखे हुए भी थे, हर तरह के पेड़ थे उस विशाल वन में। प्रधानमंत्री जी ने 2 मोटे सूखे हुए पेड़ चुने, और दोनों पेड़ जो थे लगभग समान मोटाई के थे, समान ऊंचाई के थे, लगभग। बराबर तो अब नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्राकृतिक चीज है, एकदम से इंच और सेंटीमीटर से तो नापा नहीं जा सकता, लेकिन लगभग उनकी मोटाई और लंबाई आदि बराबर थी। तो उन 2 पेड़ों को उन्होंने चुना। उन दोनों पेड़ के पास एक एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी। कुल्हाड़ी मुझे लगता है कि आप लोग जानते होंगे, जिससे कि पेड़ काटे जाते हैं, एक्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो 2 कुल्हाड़ियाँ वहाँ पे रखी हुई थी और दोनों प्रतियोगियों को एक एक पेड़ काटना था। दोनों प्रतियोगियों ने सोचा ये तो बड़ा आसान सा काम है, इसको करना कौन सा मुश्किल है। ऐसा करते हैं हम लोग कि दोनों प्रतियोगियों का कोई एक नाम चुन लेते हैं ताकि बताने में आसानी हो। एक प्रतियोगी का नाम रखते हैं विक्रम, और दूसरा जो प्रतियोगी है उसका नाम विशाल रख लेते हैं। तो विक्रम और विशाल दोनों खुश हो गए कि ये प्रतियोगिता कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें हमें बहुत सोचना नहीं पड़ेगा, एक पेड़ ही तो काटना है। जो इतने युद्ध जीत गए उसके लिए एक पेड़ काटना कौन सा मुश्किल काम है। दोनों तैयार थे, दोनों बलवान थे, दोनों समझदार थे, दोनों उत्साही भी थे, और दोनों पहुंच गए पेड़ काटने के लिए। एक निश्चित समय पर दोनों को छूट दे दिया गया कि अब वो पेड़ काट सकते हैं। जो पहले पेड़ काटेगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा, ये घोषणा कर दी गई। दोनों प्रतियोगी वहां पहुंचे पेड़ के पास, दोनों ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और विशाल ने आव देखा ना ताव और पेड़ काटने में जुट गया। पर विक्रम जो था उसने पहले पेड़ को ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी मोटाई देखी कितनी है, कितना समय लगना चाहिए उसे काटने में। उसने पहले अपने मन में कैलकुलेशन किया, उसके बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी को देखा, लेकिन कुल्हाड़ी को देखकर वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसे लगा कि नहीं, इस कुल्हाड़ी में अगर थोड़ा और धार हो तो शायद पेड़ जल्दी कट जाएगा, और वो अपने आजू बाजू में देखने लगा। उसे पास में ही एक चट्टान दिखा, एक पत्थर दिखा बड़ा, वो वहां पे आराम से बैठ गया और अपनी कुल्हाड़ी को धार देने लगा उस पत्थर पर घस घस के।
उस पत्थर पे जब तक वो घिस रहा था तब तक इधर विशाल ने पेड़ काटना शुरू कर दिया था। बहुत जोश से, पूरे उत्साह से, पूरी ताकत लगाकर वो पेड़ को काटे जा रहा था। उसका पेड़ कटा भी जा रहा था, बहुत ज्यादा कट चुका था। लेकिन इधर विक्रम जो था वो अभी तक कुल्हाड़ी में धार चढ़ा ही रहा था। उसके अभी तक मन में संतुष्टि नहीं आई थी उसके धार से। विक्रम इधर धार करने में लगा और विशाल अब पेड़ को काटने में लगा हुआ था। विशाल का पेड़ जो था आधा कट चुका था, लेकिन विक्रम अभी भी धार कर रहा था। विशाल अब थोड़ा थोड़ा थकने लगा था, लेकिन उसने अपने काम को रोका नहीं, क्योंकि पेड़ काटना जरूरी था, वरना वो इतने दूर तक आकर भी वापस निराश जाता। उसने और जोर लगाया पेड़ काटने में, लेकिन विक्रम अभी भी पूरी तन्मयता से, पूरी शांति से अपने कुल्हाड़ी पे धार किए जा रहा था। उसके बाद वो आगे बढ़ा। जब उसने देखा कि हाँ, अब मेरी कुल्हाड़ी में अच्छी धार हो चुकी है, वो जब संतुष्ट हुआ अपनी तैयारी से, तो वो उठा और पेड़ काटने को चल दिया। तब तक विशाल का पेड़ मात्र 1/4 बच गया था काटने के लिए। विक्रम ने उधर भी देखा कि अरे अब मेरे पास इतना ही समय है, और वो पूरी तन्मयता से पेड़ काटने में जुट गया। लेकिन इधर विशाल जो था उसने तो देखा कि हाँ, अब विक्रम भी पेड़ काट रहा है, लेकिन विशाल के हाथ इतने दर्द होने लगे थे, इतना वो थक गया था अब तक पेड़ काटते काटते, क्योंकि उसने पूरी ताकत लगाई थी पेड़ को काटने में। उतना विशाल पेड़ काटना, वो भी बिना धार की कुल्हाड़ी से, आसान नहीं होता। विशाल बुरी तरह से थकता जा रहा था और इतना थक गया था कि अब उसके बाजुओं में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपने हाथ को ऊपर उठा सके। उसके कंधे उसका साथ छोड़ रहे थे, वो अपने कुल्हाड़ी तक को उठा पाने में सक्षम नहीं था। धीरे धीरे वो वार करने लगा। उसके वार बिल्कुल पेड़ में लग भी नहीं रहे थे, लग रहा था जैसे बस वो सिर्फ समय को आगे बढ़ा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। और एक समय ऐसा आया कि उसका हाथ उठना ही बंद हो गया। लेकिन इधर विक्रम ने उस पेड़ को काटना जो शुरू किया, तो विशाल से कम समय देकर, कम ताकत देकर, पूरे उत्साह से उसने काम किया और बहुत ही जल्दी उसने उस पेड़ को काट लिया, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी में धार था और उसने ताकत जो लगाया, तो दोनों ने मिलकर, उसकी ताकत ने और कुल्हाड़ी के धार ने मिलकर जल्दी ही पेड़ को धराशायी कर दिया। इस प्रकार से विक्रम ने पेड़ को काट लिया और उसे प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। महाराजा ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी, आपने किस बिना पर विक्रम को प्रधानमंत्री चुना? सिर्फ एक पेड़ काटने की वजह से? बाकी सारी परीक्षाओं में तो विशाल भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ था, फिर क्या वजह थी विक्रम को चुनने की? प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, सारे गुण होने के बावजूद सिर्फ एक गुण, धैर्य और योजना निर्माण करने का गुण ना होना किसी भी योद्धा को उसके युद्ध में उसे पराजय दिलवा सकता है। धैर्य के साथ अपने योजना को पूरे तरीके से बनाकर तभी युद्ध क्षेत्र में उतरना चाहिए, तभी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, तभी किसी परीक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा हम इसी तरह हतोत्साहित होकर, थक कर हार जाएंगे। लेकिन अगर हमारी तैयारी पूरी हो, हमारी योजना पूरी हो, तो हमारा आत्मविश्वास 2 गुने रूप में बढ़ जाता है और हम अपने कार्य को बड़ी आसानी से एकदम समय पर पूरा कर पाते हैं। बच्चों, कहानी कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा, और यूँ समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए ही ये कहानी है। अगर आपकी परीक्षा की तैयारी पूरी होगी तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में लिखने बैठेंगे और अपनी परीक्षा को समय पर कंप्लीट ही कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी ना हो तो आप घबराए हुए होंगे, डरे हुए होंगे, और उस घबराहट में आप गलतियां भी अधिक करेंगे और आपका समय भी जल्दी बीत जाएगा। बच्चों, जो आपने अभी तक तैयारी की है उसे मैं और भी ज़्यादा नहीं परेशान करूंगी बोलकर कि क्या करना है, लेकिन जितनी तैयारी हुई है उसके लिए आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम से पहले वाली रात अच्छी नींद लें, और जब एग्ज़ाम देने जा रहे हों तो अपने एडमिट कार्ड, अपने पेन, पेंसिल जो भी हैं, रूलर जो भी हैं, उनको अच्छे से चेक कर ले, जांच ले और फिर लेकर जाए परीक्षा देने के लिए। जब आप परीक्षा देने के लिए भी बैठते हैं और आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। अपने प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद
आप ये सोचें कि आप कौन सा प्रश्न बहुत अच्छे से और आसानी से पहले कर सकते हैं। जो प्रश्न आपको अभी ढूंढना है, जिस प्रश्न को आप नहीं अभी कर पा रहे हैं, उसके लिए व्यर्थ समय ना गंवाएं। टाइम मैनेजमेंट जो है उसका ध्यान ज़रूर रखें। तो बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी परीक्षा में पूरी तैयारी के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी खुशी के साथ, पूरे उमंग के साथ और उत्साह के साथ बैठेंगे, अच्छे से अपनी परीक्षा पूरी करेंगे और सफलता के नए द्वार खोलेंगे। तो फिलहाल इतना ही। जल्दी ही मिलती हूँ दूसरे वीडियो में आपकी परीक्षा की क्विक रिवीजन के लिए, जो मैं नई वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें। तो बच्चों, इंतज़ार कीजिएगा उस वीडियो को और देखना मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों तक भी मेरी वीडियो पहुंच जाए और उनकी भी कुछ सहायता हो सके। फिलहाल इतना ही। अभी बाय बाय, टेक केयर।